लोगों ने विशेष आग्रह करके इस सवेरे का कार्यक्रम बनाया है और हमने समय दिया, तो ये यहाँ के प्रतिनिधियों को कैंडिडेट के प्रचार करने के लिए यहाँ मैं खास तौर पर आया। साथियों, उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने के लिए हम लोगों ने राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा बनाया है। राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा कोई राजनीतिक दल नहीं है, एक गठबंधन है। जैसे सोनिया गांधी ने 21 पार्टी का यूपीए गठबंधन बनाया, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, उसी तरह से अटल बिहारी और आडवाणी जी ने एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस बनाया, वो भी गठबंधन है। और आज एनडीए गठबंधन की दिल्ली में सरकार है। नरेंद्र मोदी उस एनडीए गठबंधन के प्रधानमंत्री हैं। इसी तरह से हम लोगों ने भी उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ने के लिए राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा नाम का गठबंधन बनाया है। तो राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा, आरपीएम अंग्रेजी में, ये गठबंधन है। और ये गठबंधन राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा का हम लोगों ने इसलिए राष्ट्रीय स्तर का परिवर्तन मोर्चा बनाया। आज 13 दल के लोग हमारे साथ में हैं। 13 दल के लोग मिलकर ये गठबंधन बनाया। तो ये जो गठबंधन हमने बनाया, ये गठबंधन उत्तर प्रदेश राज्य का चुनाव लड़ने के लिए बनाया। उत्तर प्रदेश कोई राष्ट्र नहीं है, राज्य है। और अगर राज्य है तो आपके मन में एक सवाल पैदा हो गया होगा कि फिर हमने राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा क्यों बनाया? इसलिए बनाया कि 2024 में लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे और लोकसभा के चुनाव में 500 लोकसभा की सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। 543 सीटें हैं, उसमें से 500 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो कुछ लोगों को लगता होगा कि 500 लोकसभा की सीटों पर चुनाव लड़ना ये कोई आसान मामला तो है नहीं, इसके लिए बहुत विशाल संगठन चाहिए। मैं 19 साल की उम्र का था, अभी मेरी उम्र 65 साल की है। तो 45 साल से ये विशाल संगठन बनाने के लिए हमने काम किया और 31 राज्यों में 567 जिलों में 4000 से ज्यादा तहसीलों में 22,000 से ज्यादा ब्लॉक में और 1.5 लाख से ज्यादा गांवों में ये हम लोगों ने संगठन बनाया है। हमारे संगठन का प्रभाव है, इतना विशाल संगठन बना है। आज के तारीख में जो एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी के लोग हैं भारत में, उन लोगों का इतना विशाल संगठन इस संगठन के अलावा कोई भी नहीं है। जो नेता लोग थे वो कांग्रेस या बीजेपी को शरणागत हो गए, लगभग शरण हो गए। अब जिसको हम लोग बहन जी कहते थे ना, वो ब्राह्मण की बहन जी हो गई है। अभी हम लोगों की बहन जी नहीं रही है, अब ब्राह्मणों की बहन जी हो गई है। तो इसलिए ये सारे शरणागत हो गए, शरण हो गए, ब्राह्मणों के चरणों को चाटने के लिए चले गए। तो हम लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए अब जो हमने आंदोलन खड़ा किया, उसके अलावा अब कोई है नहीं है। तो इतना विशाल संगठन हमने खड़ा किया। तो कुछ लोगों को लग सकता है कि शायद हम लोग फेंक रहे हैं जैसे नरेंद्र मोदी फेंकता है, शायद
कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि नरेंद्र मोदी जैसा फेंकता है वैसे हम भी फेंक रहे हैं। फेंक नहीं रहे हैं। आपको सबूत चाहिए तो सबूत देता हूं। 5 मार्च 2019 को 13 पॉइंट रोस्टर के विरोध में हमने भारत बंद किया, और जब भारत बंद किया तो विशाल भारत बंद हो गया। जब भारत बंद हो गया तो नरेंद्र मोदी को हमने संसद में संविधान संशोधन करने के लिए मजबूर किया, और उसको संविधान संशोधन करना पड़ा। रिकॉर्डेड बातें बोल रहा हूं, काल्पनिक बातें नहीं बोल रहा हूं। संसद में कानून पास करने का तो रिकॉर्ड है ना, रिकॉर्डेड बात बोल रहा हूं। मजबूर किया पास करने के लिए भारत बंद के बाद। नहीं तो नरेंद्र मोदी कितना अकड़ू आदमी जानते हो ना। साल भर लोग, किसान दिल्ली के बॉर्डर पर कानून पीछे लेने के लिए आंदोलन करते रहे, मगर ये नरेंद्र मोदी इतना अकड़ू आदमी है, इतना अकड़ू आदमी है कि कानून पीछे ले लिया मगर किसानों से बात नहीं किया। इतना अकड़ू, इतना अकड़ता है। मैं देहात का आदमी हूं। देहात में लोग कहते हैं मरा हुआ आदमी बहुत अकड़ता है, मरा हुआ आदमी बहुत अकड़ता है। और लोग कहते हैं अरे यार घी लगाओ, थोड़ा सा घी लगाओ। नहीं तो मरे हुए आदमी को सीढ़ी पर लिटाते हैं, कोरा कपड़ा डालते हैं, रस्सी से बांधते हैं, फिर भी बोलता चला अकड़ने का ऐसा खड़ा ना हो जाए। थोड़ा नरम रहना चाहिए, इसलिए थोड़ा घी लगाओ। तो मरा हुआ आदमी बहुत अकड़ता है। नरेंद्र मोदी जो है ना, ये इसका जमीर मरा हुआ, जिंदा चलता हुआ जमीर मरा हुआ आदमी है। जमीर समझते हो ना, ये जमीर मरा हुआ जिंदा लाश चलते फिरते रहता है। और ये जो अकड़ा हुआ आदमी है उसको हमने सीधा किया और संसद में कानून पास करवाया। ये सबूत है। दूसरा, 29 जनवरी 2020 को, उसके पहले अमित शाह और नरेंद्र मोदी डेली सीए 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 कहते थे। और इस सीए कानून के द्वारा आसाम में 19,48,000 लोगों को नागरिकता के अधिकार से वंचित किया। उसमें 5 लाख मुसलमान और 14,48,000 SC ST OBC के लोग। ये लोग आरएसएस और बीजेपी के लोग डेली हमको कहते हैं SC ST OBC के लोग हिंदू है, हिंदू है, हिंदू है, हिंदू है। अगर हिंदू है तो 14,48,000 लोगों को नागरिकता के अधिकार से कैसे वंचित किया? तब हिंदू नहीं थे क्या? तब हिंदू नहीं थे। इसका मतलब यह है कि जब मैंने ये बात सारे देश के लोगों को बताई, समझाई, और फिर इस मुद्दे के लिए हमने 29 जनवरी 2020 को भारत बंद का ऐलान किया। और पहले के भारत बंद के मुकाबले बड़ा भारत बंद हो गया, क्योंकि हमारे मुस्लिम भाइयों ने भी भारत बंद में बहुत बड़े पैमाने पर साथ सहयोग दिया और बड़ा भारत बंद हो गया। जब बहुत बड़ा भारत बंद हो गया, तब से नरेंद्र मोदी, अमित शाह और उनके मंत्रिमंडल के लोग सीए बोलना ही भूल गए। बोलते हैं, भूल ही गए। 440 के करंट का झटका नहीं लगाया, 840 का करंट का झटका लगाया। बोलते ही नहीं है। कानून पास होकर कई साल हो गए, लागू नहीं कर पाए। अभी 6 महीने की मोहलत मांगी रूल बनाने के लिए। मैंने चेतावनी दी, अगर तुमने ये रूल बना के लागू करने की कोशिश की तो समझ लो दोबारा भारत बंद होगा। और मोदी को मालूम है वामन में श्रम भारत बंद बोल रहा है ना, फिर तो होगा ही होगा। क्यों?
वामन मेश्राम भारत बंद करेगा तो क्यों होगा मालूम है उसको? कि वामन मेश्राम के पास कोई रोजगार धंधा तो है नहीं, भारत बंद का ही रोजगार उसके पास है, और राष्ट्रीय स्तर का बेरोजगार आदमी है तो उसके पास कोई काम धंधा तो है नहीं। तो हमारे पास हमारे लोगों की लड़ाई लड़ने के अलावा कोई काम धंधा नहीं। आज मैं आपके बीच में हूं, चुनाव के दौरान, उसके पहले भी मैं आपके बीच में था, अभी चुनाव के दौरान आपके बीच में हूं, चुनाव के बाद में भी आपके बीच में रहूंगा। जो राजनीतिक नेता आपके बीच में आ रहे हैं 2 महीने के लिए, 2 महीने के बाद 4 साल 10 महीने दोबारा आपके बीच में आने वाले नहीं है। मैं पहले भी आपके बीच में था, आपकी लड़ाई लड़ रहा था, आज भी आपके बीच में लड़ाई लड़ रहा हूं। और 7 तारीख को वोट पड़ेगा, 8 तारीख को मेरा वीडियो सुन लेना, भारत बंद, लड़ाई शुरू। और ये लड़ाई तब तक चलेगी जब तक फतेह हासिल नहीं होती। फतेह समझते हो ना? हाँ, जब तक फतेह हासिल नहीं होती, जब तक विजय हासिल नहीं होती, तब तक ये जंग जारी रहेगी। 10 साल तक 20 बार भारत बंद कर दूंगा, 10 साल में 20 बार भारत बंद। क्योंकि जो अखबार वाले, मीडिया वाले मेरी खबर नहीं छापते, उनको मालूम है यार ये वामन मेश्राम की खबर छापेंगे तो साली 6 महीने ही बंदोबस्त कर देगा। तो वामन मेश्राम जो है ना, ये 6 महीने में ही हमारी बंदोबस्त कर देगा खबर छापेंगे तो जो हमारी खबरें नहीं छाप रहे हैं टीवी और अखबार वाले, तो 10 साल में 20 बार भारत बंद कर दूंगा। तो भारत का कोई SC, ST, OBC माइनॉरिटी नहीं बचेगा जिसको मालूम नहीं होगा कि उसकी लड़ाई मैं लड़ रहा हूं। सबको मालूम हो जाएगा, और जब सबको मालूम हो जाएगा कि मैं उसकी लड़ाई लड़ रहा हूं, तो सारे लोग हमारा समर्थन करेंगे। जब सारे 85% लोग हमारा समर्थन करेंगे, और अगर उन्होंने इकट्ठा आकर पेशाब भी कर दिया तो साले पेशाब में ही बह जाएंगे। तो मैं उन लोगों को भविष्य में यह भी अनुरोध करूंगा कि इकट्ठा होकर पेशाब मत करना। थोड़ा उनका भी ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो हम लोगों को राज करने के लिए प्रजा चाहिए, ये ध्यान रखना। हम लोगों को राज करने के लिए प्रजा चाहिए, हम ही लोग अपने ही ऊपर राज करें, साला मजा नहीं आएगा। है? तो इस तरह से ये बात मैं आप लोगों को समझाने के लिए कह रहा हूं। राजनीतिक नेता आपके बीच में आते हैं और समझदारी की कोई बात आपको बताते नहीं है। क्या बताते हैं आपको मालूम है? स्कूटी देंगे, जैसे प्रियंका गांधी, फ्री में स्कूटी देंगे। जब वो कहती है फ्री में स्कूटी देंगे, तो आपको समझदारी की कौन सी बात वो समझा रही है? कोई समझदारी की बात बता रही है? स्कूटी देंगे, आपने सुना स्कूटी देंगे, तो इसमें कोई समझदारी की बात है? कोई समझदारी की बात नहीं है। अखिलेश यादव कहता है, अखिलेश यादव क्या कहता है? 1 किलो घी दूंगा। क्या बोलता है? अगर बड़ा परिवार रहा, साला 1 ही दिन में घी खत्म हो जाएगा। 1 किलो घी दूंगा, इससे समझदारी की कौन सी बात है? आपके समझ में आई कि कोई इसमें समझदारी की कौन सी बात है? ये एक बात भी समझदारी की है नहीं। तो मैं 2-3 समझदारी की बातें आपको बताना चाहता हूं। ये पहली बात, आजादी के आंदोलन में गांधी और नेहरू ने यह ऐलान किया था कि हम देश की आजादी के लिए लड़ेंगे। गांधी नेहरू ने क्या कहा था? देश की आजादी के लिए लड़ेंगे। तो बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था, देश में रहने वाले लोगों के आजादी के लिए लड़ूंगा। हो गया 2 बातें, देश की आजादी के लिए लड़ूंगा
और देश में रहने वाले लोगों के आजादी के लिए लड़ूंगा। है दो बातें अलग। जब 15 अगस्त 47 को आजादी मिली और हमारे लोग पुलिस चौकी में एफआईआर दाखिल करने के लिए जाने लगे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा एफआईआर नोंद करना पुलिस का और जनता का संवैधानिक अधिकार है, पुलिस को यह करना होगा। मगर पुलिस के चौकी इंचार्ज क्लास 3 पोस्ट का आदमी एफआईआर दाखिल नहीं करता। संविधान कहता है, सुप्रीम कोर्ट कहता है, फिर भी नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि देश आजाद हुआ है, देश में रहने वाले लोग आजाद नहीं हुए। अगर हुए होते तो एफआईआर जरूर हुआ होता। यह बात समझना जरूरी है। इसलिए बाबा साहब आंबेडकर ने गांधी, नेहरू और अंग्रेजों को कहा कि अंग्रेज भारत छोड़कर जाने के पहले संविधान भारत में लिखना होगा, लागू करना होगा, और फिर संविधान सभा का चुनाव हुआ। बाबा साहब आंबेडकर बंगाल से चुनाव लड़कर जीत कर गए और जीत कर जाने के बाद फिर उन्होंने 395 आर्टिकल का संविधान लिखा। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। संविधान लागू होने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1952 को प्रथम लोकसभा का चुनाव घोषित किया और 3.5% ब्राह्मणों को 60% टिकटें दिया। जिसकी संख्या कितनी है ब्राह्मणों की? 3.5% सारे देश में। तो 3.5% ब्राह्मणों को 60% टिकटें दी और 47% ब्राह्मण चुनवा कर लाए। 22.5% एससी और एसटी के रिजर्व सीटों को मिलाकर 69.5% सीटों पर जवाहरलाल नेहरू ने कब्जा कर लिया। कब्जा करने के बाद भारत के आजाद भारत के संसद पर कब्जा कर लिया और ऐसे ऐसे कानून पास किए, ऐसे ऐसे कानून पास किए, ऐसे ऐसे कानून पास किए कि 3.5% ब्राह्मणों की 5 नेशनल लेवल की पार्टियां, रिकॉग्नाइज पार्टियां, जिनकी संख्या 3.5% है। अगर देश में ईमानदारी से चुनाव करवाया जाए तो 3.5% वाले लोग ग्राम पंचायत में पंच चुनवा कर नहीं ला सकते। देश में अगर ग्राम पंचायत का चुनाव हुआ तो 3.5% ब्राह्मण ग्राम पंचायत में पंच चुनवा कर नहीं ला सकते। सरपंच बनाने का सवाल नहीं है। जो गांव का सरपंच नहीं बना सकते वो देश की पंचायत का प्रधानमंत्री नॉमिनेट कर रहे हैं। अब ये नरेंद्र मोदी है, इज नॉट ए रियल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ही इज ए नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड नॉमिनेटेड बाय ब्राह्मण्स, आरएसएस ब्राह्मण्स। आरएसएस के ब्राह्मणों ने नरेंद्र मोदी को नॉमिनेटेड किया। तो नॉमिनेटेड का अंग्रेजी बाबा साहब ने यूज किया हुआ शब्द है, हमारे लोगों को समझ में नहीं आता। नॉमिनेटेड अंग्रेजी शब्द का अर्थ है नामधारी। नामधारी भी आपको समझ में नहीं आता है। आपको, मैं देहाती आदमी हूं, देहाती उदाहरण बताता हूं। तो यहां हमारी जो महिलाएं हैं, मैं पहले महिलाओं से क्षमा चाहता हूं, उदाहरण देना पड़ेगा इसलिए ताकि हमारे लोगों को समझ में आ जाए। गांव में शादी होती है, शादी होती है तो परिचय करवाता है, ए मेरी शादीशुदा बीवी है। तो दूसरा आदमी पूछता है ये कौन है? ऐसी ही रखी हुई है। ये कौन है? ऐसी रखी हुई है। तो नरेंद्र मोदी कौन है? ये ऐसा ही ब्राह्मणों का रखा हुआ प्रधानमंत्री है। देखा, गांव का उदाहरण दिया तो समझ में आया ना? है? सवाल भाषण करने का नहीं है, सवाल समझने का है। सवाल समझने का है। मुझे समझ में जो आया वो आप लोगों को भी समझ में आना चाहिए और आपकी समझदारी बढ़नी चाहिए। आपको सबूत चाहिए कि ये रखा हुआ है, नरेंद्र मोदी रखा हुआ, सबूत चाहिए, चल लो सबूत लो। नरेंद्र मोदी कहता है कि मैं चाय बेचने वाला पिछड़ी जाति का आदमी हूं, बोलता है वचन कि मैं चाय बेचने वाला पिछड़ी जाति का आदमी हूं। तो फिर पिछड़ी जाति के विरोध में
सुप्रीम कोर्ट में पिछड़ी जाति की जाति आधारित जनगणना नहीं करूंगा, यह हलफनामा क्यों दाखिल किया? पिछड़ी जाति के हो ना, क्यों यादव जी? पिछड़ी जाति के हो तो पिछड़ी जाति की जाति आधारित गिनती नहीं करूंगा, यह हलफनामा दाखिल कैसे किया? पिछड़ी जाति के हो ना, पिछड़ी जाति के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर दिया कि ओबीसी की पिछड़ी जाति की जाति आधारित गिनती नहीं करूंगा। अब यह समझाने के लिए उदाहरण देता हूं, गधे से गधा आदमी ढूंढ लो, ऐसा होता नहीं है मगर उदाहरण है। गधे से गधा आदमी ढूंढ लो और उसके हाथ में कुल्हाड़ी दो और कुल्हाड़ी देकर कहो, मान्यवर आपका बायां पैर इस कुल्हाड़ी से काटो, तो गधे से गधा आदमी क्या कहेगा? गधा जरूर हो, इतना गधा नहीं कि अपने ही हाथों से अपना पैर काट लो, इतना गधा नहीं। जब गधे से गधे आदमी को इतनी अकल है तो नरेंद्र मोदी को अकल नहीं है और समझ में नहीं आता है, ऐसे कहा जा सकता है? ऐसे कहा जा सकता है? इसका मतलब यह है कि समझ में आता है तो फिर यह काम नरेंद्र मोदी का किया हुआ नहीं है। आरएसएस के ब्राह्मणों ने हलफनामा तैयार किया और मोदी को कहा प्रधानमंत्री रहना है, तो यह हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दो, दाखिल कर दिया। तो इसका मतलब है कि आरएसएस के ब्राह्मणों ने लिख कर दिया और इस पर प्रधानमंत्री ने अमल कर दिया। इसका मतलब है आरएसएस के ब्राह्मणों का रखा हुआ प्रधानमंत्री है। हो गया सबूत? बगैर सबूत के वामन मेश्राम ही एकमात्र भारत का आदमी है, बगैर सबूत के एक भी बात नहीं करता, बगैर सबूत के एक भी बात नहीं करता हूं। और 20 साल से बोल रहा हूं, एक भी एफआईआर नहीं है, एक भी केस नहीं है। अभी मैं सारे देश भर में यह कहता रहा, आपको भी बताता हूं, जानकारी के लिए बताता हूं कि आपकी समझदारी हो, जानकारी बढ़ जाए। ईवीएम मशीन वोट की चोरी करती है। अरे मेरे से ज्यादा कौन जानता है भाई, मैं सुप्रीम कोर्ट में लड़ा हूं। मेरे केस में मैंने ये कहा ये वोट की चोरी करती है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को कहा, चीफ जस्टिस ने मेरी केस में मेरे फेवर में निर्णय दिया। इसका मतलब है चीफ जस्टिस भी मानता है कि ईवीएम मशीन चोर है। रिटर्न में मेरे पास जजमेंट की कॉपी है, काल्पनिक नहीं कह रहा हूं। 24 अप्रैल 2017 को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा, लिख लो, नाम के साथ बोल रहा हूं। तो मैं तो जानता हूं ना, दूसरे लोग नहीं जानते होंगे। तो ईवीएम मशीन चोर है और चुनाव आयोग ने 13 लाख मशीनें वोटों की चोरी करने के लिए मैदान में उतारी। अगर एक ईवीएम को एक चोर माना जाए तो चुनाव आयोग ने 13 लाख चोरों को मैदान में उतारा। तो कि इतने लोगों के वोट है सारे देश भर में, इतने वोटों की चोरी करनी है। 13 लाख चोरों को, ईवीएम के नाम के चोरों को उतारा मैदान में। तो ईवीएम मशीन चोर है और चुनाव आयोग चोरों का सरदार है। तो हमने कहा चुनाव आयोग बुरा लगा होगा, मान्यवर, चुनाव आयोग को कहा बुरा लगा होगा, हमारे ऊपर केस दायर करो। बुरा लगा होगा तुम्हारे ऊपर केस दायर करो। अभी तक नहीं किया। हमने ही चुनाव आयोग के विरोध में कर दिया, वो हमारे ऊपर क्या केस कर देगा। मेरा चुनाव आयोग में अभी भी केस है, पेंडिंग है। 2019 के चुनाव में नरेंद्र मोदी का नाम लेकर कह रहा हूं, वोटों की चोरी करके नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बना। प्रधानमंत्री सबसे बड़ी ताकत वाला आदमी होता है, उसको टेलीफोन भी इंस्पेक्टर को करने की जरूरत नहीं है, उसका चपरासी भी टेलीफोन कर देगा तो हमारे ऊपर एफआईआर हो सकता है। मगर इतनी भी औकात नहीं है।
नरेंद्र मोदी को मालूम है वामन मेश्राम बोल रहा है ना, फिर तो बगैर सबूत के वो बोलता ही नहीं है। सबूत नहीं होगा तो मैं लंदन जा करके सबूत लाता हूं। ये पंडित लोगों के सारे सबूत अंग्रेज लोग लेके गए लंदन में। ये मेरे पास ये मनुस्मृति की कॉपी नहीं थी 200 साल पुरानी, तो मैं लंदन गया, अंग्रेज को पूछा, कहा यहां नहीं मिलेगा, कि कहां मिलेगा, कहा ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा। मैं ऑस्ट्रेलिया में क्यों मिलेगा, कहा अंग्रेज हमारे वहां भी है। वहां जाकर 200 साल पुरानी मनुस्मृति लाया है, जो बाबा साहब अम्बेडकर रेफरेंस के तौर पर यूज करते थे। बगैर सबूत के मैं कभी कोई बात बोलता नहीं हूं, सबूत पहले रखता हूं। और क्योंकि कागज सड़ जाता है तो मैंने पूना में डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया। डिजिटल रिकॉर्ड समझते हो? डिजिटल खराब नहीं होता है, उसका कागज नहीं होता है, कागज सड़ जाता है, डिजिटल रिकॉर्ड सड़ता नहीं है, हजारों साल रह सकता है। तो हमारे पास ऐसा रिकॉर्ड हमने तैयार किया हुआ है और हार्ड डिस्क बनाकर प्रिजर्व किया हुआ है। तो कंप्यूटर को भी गड़बड़ी कर सकते हैं, तो अलग से रखा हुआ है पूरा रिकॉर्ड, सबूत, पक्का सबूत। तो मालूम है उनको, ये वामन मेश्राम आ गया डोम आदमी है। अरे छोड़ो भाई, नागवंशी आदमियों, हमारे 500 पुरखों ने 28,000 पेशवा ब्राह्मणों को मारा था। है कोई दुनिया में इतिहास? दुनिया में कोई इतिहास है? 500 मेरे पुरखों ने 28,000 पेशवा ब्राह्मणों को भीमा कोरा गांव में मारा था। है कोई इतिहास दुनिया में? और बाबा साहब अम्बेडकर ने ये जो महार फौज है वर्ल्ड वार में विदेश में भेजा था। वर्ल्ड वार जीता गया तो अंग्रेजों ने ये माना कि इसमें महार लोगों की जो फौज है, निषाद जी आपका गोत्र भी महारी है ना? हाँ। तो इसलिए ये लड़ाई जो है, मैं भी नागपुर से आ रहा हूं, लोगों को आरएसएस का अरे मैं तो नागपुर से ही तो आ रहा हूं ना, मैं तो देखता हूं उनकी औकात क्या है, हमारे लोगों से घिरे हुए है। तो ये लड़ाई जो है, ये लड़ाई लड़ी जाएगी, इसलिए आप लोगों को यह बात समझा रहा हूं। और चुनाव आयोग के अभी सुप्रीम कोर्ट ओपन नहीं हो रहा है, नहीं तो 2019 के चुनाव की केस मैंने लिख कर रखा है, नरेंद्र मोदी के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में डाली जाएगी सबूत के साथ। 6 महीने तक जो रिकॉर्ड पेपर ट्रेल मशीन की जो केस मैंने जीती, उसका रिकॉर्ड 6 महीने रखना था, नरेंद्र मोदी ने 4 महीने में डिस्ट्रॉय कर दिया, सबूत डिस्ट्रॉय कर दिया। सबूत डिस्ट्रॉय का क्या मतलब है? इसका मतलब है वो भी जानते थे कि हां सबूत है और ये सिद्ध करने वाले हैं कि नरेंद्र मोदी ने ईवीएम मशीन में गड़बड़ी करके चुनाव जीता। इसके आधार पर कह रहा हूं, हवा में बात नहीं कह रहा हूं। जब मैं अपनी सभा लेता हूं ना, तो चुनाव आयोग के लोग हर जगह हर नेता का भाषण रिकॉर्ड करने के लिए 2 आदमी भेजते हैं। मेरी किसी सभा में चुनाव आयोग आदमी नहीं भेजता है? सारे पार्टी के लोग डरते हैं चुनाव आयोग से, और चुनाव आयोग डरता वामन मेश्राम से। मेरा रिकॉर्ड नहीं करता, क्यों? प्रत्याशियों के पीछे। और मेरी सभा में अगर आ गया चुनाव आयोग का आदमी, तो मैं 1.5 घंटा चुनाव आयोग के विरोध में ही बोलता हूं, और फिर वो रिकॉर्ड लेकर चुनाव आयोग के पास जाते हैं, तो वो रिकॉर्ड करने वालों को चुनाव आयोग गाली देते, साले तुम लोगों को हमारे ऊपर ही की गाली रिकॉर्ड करने का पैसा देते। तो उन्होंने वामन मेश्राम की सभा में नहीं जाने, समझे? हम ऐसी लड़ाई क्यों लड़ते हैं? क्यों लड़ सकते हैं?
हम लोग चोरी नहीं कर रहे, चकारी नहीं कर रहे, बदमाशी नहीं कर रहे, धोखाधड़ी नहीं कर रहे, ईमानदारी से कर रहे। पिछले लोकसभा चुनाव में 2019 में 60,000 करोड़ रुपए चुनाव पर खर्चा हुआ, एडीआर का रिपोर्ट है। उसमें 27,000 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी ने खर्चा किया। नरेंद्र मोदी कहता है मैं तो फकीर आदमी हूं। साले फकीर के पास 27,000 करोड़ कहां से आए? ये साला अजीब किस्म का फकीर है। ऐसा फकीर जिसके पास 27,000 करोड़ रुपए आया, ये तो अजीब किस्म का फकीर है साले, जिसके पास 27,000 करोड़ रुपया, वो भी चुनाव लड़ने के लिए। मैं तो झोला टांगूंगा और चला जाऊंगा। अरे हम जाने देंगे तब न जाओगे, हम जाने देंगे तब न जाओगे, ऐसे ही छुट्टा जाने देंगे। तो इसलिए ये कुछ समझदारी की बातें मैं आप लोगों को समझा रहा था। अब नरेंद्र मोदी आप लोगों को कहता है, क्या कहता है? विकास 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 विकास। हम गांव में गए, एक चाचा को बुलाया, बुजुर्ग आदमी पूछे, चाचा विकास को जानते हो? है जानते हैं, क्यों नहीं जानते? बताओ। कि हमारे गांव में नारायण है, नारायण के बेटे का नाम विकास है। चाचा नारायण के बेटा विकास का नहीं पूछ रहा हूं, तो किसका? किसका? हम नरेंद्र मोदी के विकास का पूछ रहे हैं। कहा कि हम तो जवानी में हमारी आंखें अच्छी थी, अब बूढ़ाहू हो गए। इधर की भाषा में कहा, अब तो बूढ़ाहू हो गए हैं, तो न जवानी में साला विकास देखा, न बुढ़ापे में विकास देखा, कहीं दिखाई नहीं देता है विकास। कहीं विकास हमें दिखाई ही नहीं देता है। और नरेंद्र मोदी कहता है कि उत्तर प्रदेश में हमने 13 एयरपोर्ट बनाए। जब आप बस पकड़ने के लिए जाते हो, बस स्टैंड, रोडवेज, रेल पकड़ने के लिए रेलवे स्टेशन, विमान पकड़ने के लिए एयरपोर्ट जाते हो, मगर यहां कोई ऐसा आदमी नहीं होगा जो विमान में बैठा होगा। तो हमारे लोगों का विमान का कोई संबंध नहीं है। कितना संबंध है? देखो, मैं गांव का आदमी आपको बताता हूं। गांव में क्या होता है, जब एयरपोर्ट से फ्लाइट उड़ती है और विमान गांव के ऊपर आता है तो बड़ा आवाज होता है, तो चूल्हे के पास सेकता हुआ जो आदमी है जोर से दौड़ के आंगन में आता है और आंगन में आकर क्या कहता है? अरे विमान जा रहा है भाई, देखो विमान जा रहा है। बस इससे ज्यादा हमारे लोगों का विमान के साथ कोई संबंध नहीं है। बस तो क्या करें उस विमान का? चाटे, जैसे अचार हम चाटते हैं खाना खाते के दौरान, चाटे। क्या करे विकास? ये विकास। दूसरा, नरेंद्र मोदी कहता है कि हमने उत्तर प्रदेश में 1 लेन रोड था, 2 लेन बनाया, 2 लेन रोड था, 4 लेन बनाया, 4 लेन रोड था, 6 लेन बनाया, 6 लेन रोड था, 8 लेन बनाया। हाँ, ये बात तो सही कह रहा है कि हाँ ये किया है। एक्सप्रेस रोड बनाया, मगर उसमें लिखा है एक्सप्रेस रोड पर बैलगाड़ी नहीं चला सकते, घोड़ा गाड़ी नहीं चला सकते, मोटरसाइकिल नहीं चला सकते, साइकिल तो बिल्कुल नहीं चला सकते। और गांधी जी का दांडी मार्च जो है पैदल चलने वाला, तो आदमी, गरीब आदमी उस पर बिल्कुल नहीं चल सकता। तो अगर गरीब आदमी के लिए पाबंदी है, घोड़ा गाड़ी के लिए पाबंदी है, बैलगाड़ी के लिए पाबंदी है, तो तुम्हारा एक्सप्रेस हाई रोड साला गरीब के लिए क्या करे? जाटे, क्या करने का है तुम्हारा? तुम्हारा जो मॉडल है, विकास का जो मॉडल है, उसमें गरीबों का कोई संबंध नहीं। गरीब के लिए क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा और मकान। इज्जत से रोटी, कपड़ा और मकान तो आपने सुना होगा, इज्जत से ये नहीं सुना होगा। नई बात है, क्योंकि सारे लोग रोटी, कपड़ा और मकान की तो बात करते हैं।
मगर इज्जत से ये बात नहीं करते हैं। हम आपको बताएंगे खास बात कि इज्जत से क्या है। देखो, हमें रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए। ये लोग हमें 5 किलो अनाज देते हैं, 5 किलो अनाज देते हैं मुफ्त में। हमें मुफ्त में नहीं चाहिए, हमें मुफ्त में नहीं चाहिए। हजारों साल से हमारे लोग इस देश में कष्ट कर रहे हैं, पसीना बहा रहा है, मेहनत कर रहे हैं, अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, आज तक करते आए हैं। हमें मुफ्त की रोटी नहीं चाहिए, मगर तुम मुफ्त की रोटी दे रहे हो। अमरीश पुरी का एक फिल्म है, देखो खास बात बता रहा है। वो गांव में ग्राम पंचायत का चुनाव होता है, सुन लीजिए, बहुत खास बात है। तो सारे गांव के लोगों को बोलता है साल भर मुफ्त में अनाज दिया जाएगा, अमरीश पुरी। तो उसका जो चमचा रहता है, शायद असरानी, वो बोलता है सरकार इसके बदले में गांव वालों से अंगूठा ले लेते हैं, अंगूठा लगवा लेते हैं। तो अमरीश पुरी कहता है नहीं नहीं नहीं, पहले इनको हराम का खाने की आदत पड़ने दो, पहले इनको हराम का खाने की आदत पड़ने दो। जब हराम का खाने की आदत पड़ेगी तो ये लोग मेरे पास खुद ही आएंगे, तब लगवाऊंगा। उनके पास जाकर नहीं लगवाऊंगा, वो खुद ही मेरे पास आएंगे। तो नरेंद्र मोदी हम लोगों को 5 किलो अनाज दे रहा है मुफ्त में, जब प्रधानमंत्री ये हराम का खाने की आदत डाल रहे हैं, हमारा खून हराम का बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आसानी से जीता जा सके, आसानी से इन लोगों को। प्रधानमंत्री कार्यालय में मीटिंग हो रही थी, प्रधानमंत्री ने अधिकारियों को कहा कि 5 किलो अनाज के साथ 1 किलो नमक भी दे दो। तो अधिकारियों ने कहा सर पहले खर्चा बहुत हो रहा है, ये खर्चा बढ़ जाएगा, टैक्स कम आ रहा है कोविड की वजह से, जरा खर्चा बढ़ जाएगा। तो नरेंद्र मोदी ने कहा तुम्हारे 5 किलो अनाज से मुझे वोट मिलने वाला नहीं है, ये 1 किलो नमक से वोट मिलेगा। कहा कैसे? तुम जानते नहीं हो, घिसड़ी जाति का, गांव में कोलू का बैल घुमाकर हम तेल निकालने वाली जाति है घिसड़ी। बैकवर्ड नहीं, मोस्ट बैकवर्ड है। तो तुम गरीब को नहीं जानते हो, गरीब बहुत स्वाभिमानी होते हैं, और उनको अगर आपने नमक दे दिया तो वो कहेंगे कि हम नमक हराम नहीं हो सकते, नमक हलाल होंगे। मोदी का नमक खाया तो मोदी को ही वोट देंगे। है धोखाधड़ी की बात। प्रधानमंत्री जैसा आदमी जनता के साथ धोखाधड़ी की बात कर रहा है। अगर जनता के साथ प्रधानमंत्री जैसा आदमी धोखाधड़ी की बात कर रहा है, तो धोखाधड़ी करने वालों के साथ हमें भी धोखाधड़ी करनी चाहिए। जब हम भी धोखाधड़ी करेंगे तो क्या होगा? बराबरी में आ जाएंगे। वो हमसे धोखाधड़ी, हम भी उसके साथ धोखाधड़ी, बराबरी में आ जाएंगे। तो अगले बार नेता लोग सोचेंगे अरे लोग बराबरी में आ गए हैं, अब इनके साथ धोखा नहीं किया जा सकता। ऐसा सबक आप लोगों को सिखाना चाहिए। इसके लिए कह रहा हूं। दूसरी बात, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और स्वयं रोजगार, नहीं तो बेरोजगार भत्ता। मैं अमेरिका गया, लंदन गया, इंग्लैंड गया, पेरिस गया, वहां पर व्यवस्था है। वो जिलाधिकारी कार्यालय में जाते हैं, लिखते हैं कि मैं बेरोजगार हूं, तो पूछता है अधिकारी कि आपका अकाउंट नंबर है? कहा है, लिखो। अकाउंट नंबर लिखता है, घर में पहुंचने के पहले उसके अकाउंट में बेरोजगार का भत्ता चला जाता है। फेंकने की बात नहीं है, ये टेक्नोलॉजी की बात है। कंप्यूटर में बटन दबाओ, अकाउंट में पैसा जमा हो जाता है।
टेक्नोलॉजी है, हो सकता है, भारत में भी हो सकता है। 38 लाख करोड़ रुपए का बजट है। कितने लोगों को समझ में आता है 38 लाख करोड़ रुपए का बजट? हमारे लोगों को लाख तक गिनने की औकात है। 38 लाख करोड़, अरे बाप रे बाप, कितना आंकड़ा होगा। मैंने प्रोफेसर, मैथ के प्रोफेसर को बुलाया, गुरुजी इधर आ जाओ, 38 लाख करोड़ कागज पर शून्य लिख के बताओ। तो उसने कलम हाथ में पकड़ने के बजाय माथा पकड़ लिया कि पता नहीं साला कितना शून्य लिखना होगा। 38 लाख करोड़, इतना पैसा, पैसे की कोई कमी नहीं है। राज्य सरकार का बजट अलग, महानगर पालिका का बजट अलग, जिला पंचायत, तालुका पंचायत, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत का बजट अलग। हर जगह पैसा पैसा पैसा, पैसे की कोई कमी नहीं है, नीयत की कमी है। गरीब के लिए किसी प्रधानमंत्री ने उसके विकास की कोई योजना नहीं बनाई, अमीर के लिए योजना बनाई। सबूत, अभी 2 साल पहले कोविड का मामला चला, उद्योगपतियों की संपदा 23 लाख करोड़ थी, 53 लाख करोड़ हो गई। इस अभी ऑक्सफोर्ड का रिपोर्ट है, 23 लाख करोड़ संपदा थी, सरकार ने सरकारी संपत्ति को बेचा, संपत्ति हो गई उद्योगपतियों की 53 लाख करोड़। 30 लाख करोड़ का 2 साल में फायदा, और गरीब और गरीब हो गया। सरकार की पॉलिसी है तब ना ऐसा हुआ। सरकार के बगैर पॉलिसी के कैसे हो सकता है? इसका मतलब है गरीब के विकास की कोई योजना प्रधानमंत्रियों ने नहीं बनाई। जिन प्रधानमंत्रियों ने गरीब के विकास की कोई योजना नहीं बनाई, ऐसे प्रधानमंत्री को, ऐसे तमाम प्रधानमंत्रियों को मैं नालायक होने का सर्टिफिकेट देता हूं कि नालायक प्रधानमंत्री। तो एक आदमी ने मुझे कहा कि मान्यवर, आप बड़े आदमी हैं, आपके मुंह में गाली शोभा नहीं देती। हमने कहा हम कहां गाली दे रहे हैं? गरीब आदमी ने एक चाय वाले आदमी को देश का प्रधानमंत्री बनाया, लायक बनाया है? एक चाय वाले आदमी को गरीब आदमी ने प्रधानमंत्री बनाया, लायक बनाया, और लायक बनाने के बाद गरीब के लिए योजना नहीं बनाए। तो गरीब के लिए तो लायक नहीं है वो। हमने कहा वो लायक नहीं है, हम गाली कहां दे रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि वो लायक नहीं। तो कहा ये बात हमारी समझ में नहीं आ रही थी। तो मैंने कहा हर आदमी के समझ में आ जाए तो फिर वामन में इस्लाम की क्या जरूरत है? हर बात अगर वामन में इस्लाम के समझ में आ जाए तो फिर वामन में इस्लाम की क्या जरूरत है? वामन में इस्लाम की जरूरत है तो उसकी वजह, इसलिए अब आखिरी बात बताता हूं। स्वास्थ्य, मैं गांव का रहने वाला हूं। गांव में प्राइमरी हेल्थ सेंटर, प्राथमिक आरोग्य केंद्र नहीं है। महिलाएं जब बच्चा पैदा करने का समय आता है तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर ना होने से बच्चा पैदा करने के दौरान मर जाती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का रिपोर्ट है, महिलाएं बच्चा पैदा करने के दौरान मर जाती है। तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर नहीं है, जहां है वहां डॉक्टर बैठता नहीं है। डॉक्टर तो डॉक्टर, कंपाउंडर नहीं बैठता। तो गांव के कुत्ते डिसाइड कर लेते हैं कि ये घर शायद हमारे लिए बनाया हुआ है, और इकट्ठा होकर वहां रहना शुरू कर देते हैं। जब हमने ये बातें कही तो एक आदमी ने हमको पूछा, आपको प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला तो गरीब के लिए आप क्या योजना बनाएंगे? भाषण करना बहुत आसान है, उसका कहना था। भाषण करना बहुत आसान है, जरा कोई योजना बना सकते हो गरीब के लिए? चलो, हमने कहा प्रयोग करके आपको बताते हैं कि एक 5 लोगों के परिवार के लिए बनाया जाएगा, माना जाएगा एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन। उसका मुखिया महिला को माना जाएगा। यहां महिलाएं कुछ है थी, गई, जो है वो सुन ले। परिवार का मुखिया महिला को माना जाएगा।
पुरुष को नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि पुरुष को अगर ये अधिकार दे दिया कि ये 5 लोगों का परिवार है, उसके नाम पर, महिला के नाम पर अकाउंट खोला जाएगा, उस अकाउंट में 11,000 रुपया महीने में डाला जाएगा। आदमी के नाम पर यह अकाउंट नहीं खोला जाएगा। अगर आदमी के नाम पर खोला गया तो क्या करेगा आदमी? पौवा पीकर सौवा हो जाएगा। मैं अपने मां के अनुभव से कह सकता हूं कि परिवार की देखभाल करना महिला जो है ना, सबको खाना खिलाने के बाद में फिर खाना खाती है, और नहीं बचा रहा तो भूखा रहती है, मगर अपने सारे परिवार का ध्यान रखती है। तो परिवार को मुखिया बनाया जाएगा कानूनन, और उसके महीने में 11,000 रुपया दिया जाएगा। और वैसी कोई कमी नहीं है, 38 लाख करोड़ है, 11,000 रुपये दिया जाएगा। 11,000 रुपया देने से क्या होगा? दूसरे दिन उसकी गरीबी खत्म। बच्चे स्कूल में जाना शुरू, 10 साल में मैट्रिक, 12 साल में 12वीं इंटर, 15 साल में ग्रेजुएट। लड़का ग्रेजुएट हो गया, 50,000 रुपया कमाने लायक हो गया, 50,000 रुपया कमाने लायक हो गया, 11,000 रुपये देना बंद हो गया। अब 50,000 कमा रहा है, 11,000 देने की जरूरत नहीं है। और ये जो 11,000 उसको मिलेगा, उसके बदले में उसके परिवार का एक पुरुष या स्त्री जो सक्षम होगी, उसको सरकार का काम करना होगा। मुफ्त में ये 11,000 नहीं मिलेगा, ताकि वो कह सके कि ये 11,000 मैं मेहनत का कमा रहा हूं। तो सम्मान भी उसका, स्वाभिमान भी उसका बरकरार रहना चाहिए। तो इस तरह से साथियों ये योजना बनाई जा सकती है। मगर इस देश में प्रधानमंत्री जो देश चलाने वाले लोग हैं, वो उद्योगपतियों का नमक खाते हैं, तो नमक हलाली करना पड़ती है, नमक हरामी कर नहीं सकते, उसके लिए प्लानिंग बनाते हैं। आखिरी बात देखो, ये पर्चा देखो, आखिरी बात खत्म 2 मिनट में। ये प्रवेंद्र प्रताप आगरा का है, 40 साल का नौजवान आदमी है, एमए पास है, और उसको 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री पद का कैंडिडेट बनाया, शेड्यूल कास्ट का है, ठीक है। ये दूसरा आदमी, ये है सरदार चौधरी राम सुरेश वर्मा, अम्बेडकर नगर के हैं, कुर्मी जाति के हैं, ओबीसी प्रवर्ग के हैं, किसानों के राष्ट्रीय नेता है, अध्यक्ष है। और किसानों का जो आंदोलन दिल्ली में चला और कानून वापस लेना पड़ा, उस आंदोलन में उधर थे, यानी नरेंद्र मोदी को मजबूर किया, उस आंदोलन में नेता की हिस्सेदारी थी। ऐसे आदमी को 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री पद का कैंडिडेट बनाया। देख रहे हो, ये पेटा बांधा हुआ और मीश वाला, यानी मीशी वाला आदमी देख रहे हो ना, और हल चलाने वाला, इतनी विशेषता है, हल चलाता है अपने खेती में। ये है मुख्यमंत्री पद का कैंडिडेट। किसी राजनीतिक दल में बनाया, किसी किसान नेता को, किसी किसान को बनाया? बातें करते हैं, केवल डींगे हाँकते, किसान का सम्मान ये और वो। ये 2.5 साल के लिए। उसके बाद 5 उप मुख्यमंत्री। ये देखो, इसमें पहला उप मुख्यमंत्री है, ये है मेहरबान अली, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं और मुस्लिम है। हमारी एक बार ओबीसी साहब से मुलाकात होगी, उनको हमने पूछा, ओबीसी साहब आप अखिलेश को डिप्टी सीएम की मांग क्यों कर रहे? मांगने से डिप्टी सीएम मिलता है? अरे मांगने से तो भीख नहीं मिलती, डिप्टी सीएम कहां से मिलेगा? आप मांगो मत, हम दे देते हैं, मांगे बगैर ही दे देते हैं। यादव जी, ए मेहरबान अली को डिप्टी सीएम का कैंडिडेट बनाया, हो गया, हिस्सेदारी हो गई 20% लोगों को। दूसरा, डॉक्टर रघुनंदन सिंह निषाद, एक बार लखनऊ में हथियार बंदूक लेकर आए, तो हमने पूछा बंदूक लेकर क्यों आए?
तो दूसरे कार्यकर्ता ने कान में कहा, फूलन देवी के भांजे हैं। तो फिर हमने पूछना ही बंद कर दिया। फूलन देवी के भांजे हैं तो फिर तो हथियार तो रखना ही पड़ेगा भाई। है? तो हमें समझ में आ गया कि हाँ, ये आदमी जो है संजय निषाद के बदले ये आदमी लड़ाई लड़ सकता है, तो डिप्टी सीएम का कैंडिडेट बना है। लड़ाई लड़ेगा समाज की। संजय निषाद जो है बहुत ईमानदार आदमी है, वो खुल्लम खुल्ला टिकट बेचता है। 13 में से 11 ब्राह्मणों को टिकट बेचा। बीजेपी ने 13 दिया, उसमें से 11 ब्राह्मणों को दिया। पूछा लोगों ने, निषाद लोगों ने, क्यों बेचा? मायावती भी बेचती है। तो कहा कि मायावती तो छुप छुप के बेचती है। कहा कि वो छुप छुप के बेचती होगी, मैं तो ईमानदार आदमी हूं, खुल्लम खुल्ला बेचता हूं। तो संजय निषाद जो है बहुत ईमानदार आदमी, मैं तो उसको बहुत ढूंढ रहा हूं कि तुम्हारे पैर कहां है भाई, पैर कहां है तुम्हारे, जरा दर्शन तो ले लूं। डॉक्टर रघुनंदन निषाद को डिप्टी सीएम का कैंडिडेट बनाए। तीसरा, डॉक्टर ओम प्रकाश कुशवाहा, एमबीबीएस डॉक्टर, झोला छाप डॉक्टर नहीं, एमबीबीएस डॉक्टर, डिप्टी सीएम कैंडिडेट। तीसरा एमबीसी आदमी। चौथा, राम अजोर सरोज, एक काशीराम जी के समय से काम कर रहे, अभी रिटायर्ड हो गए तब भी काम कर रहे हैं, पासी जाति के हैं, तो इनको भी डिप्टी सीएम का कैंडिडेट बनाए, पढ़े लिखे। पांचवा कैंडिडेट दिनेश लोधी, एक बुंदेलखंड का है। मैं जब यूपी में आया तो बुंदेलखंड में देखा कि वहां की औरतें पानी पीने का पानी के लिए 3-3, 5-5 किलोमीटर जाना पड़ता है। मुझे बड़ा हैरानी हुई, जिस प्रदेश में गंगा बहती है, बारमासी नदी है, उस प्रदेश की महिला को 5-5 किलोमीटर पीने के पानी के लिए जाना पड़ता है। बड़ी सारी हैरान करने वाली बात है। दिनेश लोधी को कहा कि आपको हम डिप्टी सीएम का कैंडिडेट बनाते हैं, और अगर उत्तर प्रदेश की जनता ने हमें बहुमत दिया तो कानपुर से गंगा बहती है, आगे जाती है, कानपुर से नहर निकालेंगे तो ये एकदम डायरेक्ट लेके जाएंगे बुंदेलखंड, और वो पानी गंगा का सारे बुंदेलखंड में छल चला जाएगा। तो कुएं के पानी का लेवल कुएं में ऊपर आ जाएगा, पानी लोगों को अपने घर में ही मिलना, बस्ती में ही मिलना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से हिस्सेदारी और भागीदारी देने का संकल्प किया गया है और स्टैंप पेपर पर लिख कर दिया गया है। किसी राजनीतिक दल की औकात नहीं है जो स्टैंप पेपर पर लिख कर दे दे, क्योंकि हम धोखा नहीं देना चाहते, इसलिए लिख कर दे रहे। वो लोग इसलिए नहीं लिख कर दे रहे हैं क्योंकि वो धोखा देना चाहते हैं। अरे एक बात और बताता हूं, कोई भी पार्टी का इलेक्शन मैनिफेस्टो वो जनता को देते ही नहीं, केवल दिखाते हैं, ऐसा दिखाते हैं टीवी वालों को, और टीवी वाला हमको दिखाता है। कॉपी मां बोलते नहीं, कॉपी नहीं, वो थोड़ा 2-4 था, लोगों को देते ही नहीं है, तो लोगों को मालूम ही नहीं होता कौन सा आश्वासन दिया। हम लिख कर दे रहे, स्टैंप पेपर करके लिख कर दे रहे, लोगों के घरों में बांट रहे, पढ़ो। अगर अमल नहीं किया तो मुकदमा करने का अधिकार होगा, आप लोगों जेल में भेजने का अधिकार होगा। तो इस तरह से जो काम करने वाली पार्टी है, ऐसे पार्टी को आप लोगों को चुनना चाहिए। आपकी लड़ाई लड़ने वाले, आपके साथ धोखाधड़ी ना करने वाले पार्टी को चुनना चाहिए। ऐसा आप करेंगे, इस आशा और विश्वास के साथ आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद।